आप प्लीज अपना चार्ट बुक रेडी रखिए। अगर आपके पास चार्ट बुक हार्ड कॉपी में है तो प्लीज निकाल लीजिए। चार्ट बुक सॉफ्ट कॉपी में है, डिजिटल नोट्स के रूप में है, तो वो भी आप निकाल लीजिए अपने सिस्टम पे। हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको एक समरी डिस्कस करूंगा आपके साथ चार्ट बुक के जरिए, ठीक है ना। हम चार्ट बुक के जरिए पूरा एक समरी डिस्कशन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का। हम पूरी चीजें समझेंगे, ठीक है, वन बाय वन क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, हम उसको चार्ट बुक से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस पे आते साथ हम अलग से 2 पेज छोड़ देंगे खाली अपनी कॉपी में। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, हमें लगता जाएगा कि यार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको लिखवाते हुए जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट आपको एक्चुअली में एग्जाम टाइम में ध्यान में रखते हुए जाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना शुरू कर रहे हैं, उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं चार्ट बुक से, राइट। तो चार्ट बुक आप निकाल लीजिए। ओके, तो गाइस ये चार्ट बुक है, इसमें से अपन कंसेप्चुअल स्टडी पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल पूरा डिस्कशन लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। गाइस कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से एएस से गवर्न होता है, AS3 से। AS3 होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब आप AS3 पढ़ रहे हो या फिर आप अपने चैप्टर जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है वो पढ़ रहे हो, इट इज वन इन द सेम थिंग, आपकी सारी बातें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके ऊपर एप्लीकेबल है गाइस? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट OPC, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी। इन 3 कंपनीज को छोड़कर AS3 कहता है कि कैश फ्लो हर टाइप की कंपनी को बनाना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जनरली ये 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, और भी कोई दूसरी कंपनी होगी एक्सेप्ट 3 कंपनीज। कौन सी? 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। इन 3 कंपनीज को छोड़कर कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको बनाना अनिवार्य है AS3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मीनिंग्स पे। अच्छा, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को समझने के लिए एक काम करते हैं। इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को समझने के लिए अपन ये समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। गाइस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तो आता है बैलेंस शीट, दूसरा आता है P&L और तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा आता है नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स। P&L क्या बताता है? P&L बताता है कि अगर आपने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किया है या फिर कैश बेसिस अकाउंटिंग किया है, आपका साल भर का क्या परफॉर्मेंस रहा, आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर आपने कितना लॉसेस इनकर किया। प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताता है डिफरेंट टाइप की चीजों को दिखाता है, जैसे टर्नओवर आपका कितना रहा, नेट प्रॉफिट कितना रहा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा, वगैरह वगैरह। तो P&L बना के हमें क्या समझ में आता है? P&L बना के हमें यह समझ में आता है कि पूरे साल भर में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा, हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर कितना लॉसेस इनकर किया, चाहे हमने वो कैश में किया या फिर नॉन कैश में किया। P&L हमें कतई ये नहीं बताता कि हमारा कैश प्रॉफिट कितना है और नॉन कैश प्रॉफिट कितना है, ऐसा बिल्कुल नहीं बताता। Why we prepare बैलेंस शीट? बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें मालूम करना है कि ईयर एंड पे हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारे टोटल असेट्स कितने हैं माइनस टोटल लायबिलिटीज, हमारे पास नेट असेट कितने हैं, फाइनली हमारी नेट पोजीशन क्या है बैलेंस शीट डेट पर। तीसरी चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि क्योंकि हम अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो हमारा जो बैलेंस शीट बनता है और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है वो अक्रूवल अकाउंटिंग से बनता है। अब अक्रूवल अकाउंटिंग से तो हमने रिपोर्टिंग कर लिया कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या रहा, बट अगर हमें अपने यूजर्स को यह बताना है कि साल भर में कैश और बैंक बैलेंस, कैश और कैश जैसी चीजें जैसे बैंक बैलेंस और भी बहुत सारी चीजें होती है कैश के समान, तो हमें अपने यूजर्स को यह बताना है कि कैश, मैं शॉर्ट में कैश बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे, कैश इंक्लूड्स बैंक डिपॉजिट्स वगैरह और बैंक ऑल्सो।
तो हमें अपने यूजर्स को यह बताना है कि कैश का कितना इनफ्लो आउटफ्लो रहा ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो इनफ्लो आउटफ्लो हमारे मेन ऑपरेटिंग बिजनेस के रिलेशन में हो, चाहे वो मेन ऑपरेटिंग बिजनेस के रिलेशन में ना हो। मतलब हमें ड्यूरिंग द ईयर ये बताना है कि साल भर में हमारे यहां से कैश का आउटफ्लो कितना कितना किस किस एक्टिविटी के थ्रू गया, और हमारे पास कैश का इनफ्लो कौन कौन सी एक्टिविटी से कितना कितना आया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही क्या है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट। बात आपकी बिल्कुल सही है। एक बात आपको बताऊं, आप कैश अकाउंट बनाओ या फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, एक बात है, एक ही चीज है, इट इज वन इन द सेम थिंग। When you prepare your cash account, it is as good as your cash flow statement. But what are the additional advantages of preparing cash flow statement instead of cash account? क्योंकि cash account तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ रहता है। तो cash account जब ऑलरेडी है तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? उसके एडवांटेजेस हैं। कैश अकाउंट में हमें यह नहीं मालूम पड़ सकता, समझिएगा बात को, अगर एक बहुत बड़ी कंपनी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, तो आप जानते हो उसका कैश अकाउंट या उसका बैंक अकाउंट कितना बड़ा बनता होगा। वो एक आध दो पेजेस में नहीं जाता होगा। उसका कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट अगर आप पूरे साल भर का बनाओगे तो मिनिमम उसका कैश बैंक अकाउंट शायद 100 500 पेजेस तक भी जा सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? डेली की सेल्स, डेली के परचेसेस, डेली के रेगुलर खर्चे, शेयर कैपिटल का इशू होना, परचेस असेट्स को परचेज करना बेचना, इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करना बेचना, एक एक एंट्री का हिसाब किताब उस कैश और बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। बट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? समझिएगा बात को। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कैश अकाउंट का एक समरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ कैश अकाउंट। बट अगर मुझे कैश अकाउंट बहुत सारा बड़ा बन चुका है, 500 पेजेस तक जा चुका है, एक बड़ी सी कंपनी का, अगर मुझे उस कैश अकाउंट को समराइज करके एक पेज में दिखाना है तो मैं क्या करूं? मैं बनाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें क्या बोलूंगा? कैश अकाउंट में जितनी भी कॉमन एंट्रीज होंगी सेल्स की, जितनी भी कॉमन एंट्रीज होंगी परचेजेस की, जितनी भी कॉमन एंट्रीज होंगी रेगुलर एक्सपेंसेस की, उनको मैं सबको समराइज करके एक फिगर में दिखा दूंगा कि भाई मेरा ओवरऑल कैश सेल इतना है, ओवरऑल कैश परचेज इतना है, ओवरऑल मैंने कैश में सैलरी इतना पे किया। तो जब मैं समरी बना लूंगा सारे कैश ट्रांजैक्शंस की अलग, और वो समरी को क्लासिफाई कर दूंगा कि भाई मेरा ओवरऑल कैश सेल कितना, ओवरऑल कैश पेमेंट कितना, ओवरऑल कैश एक्सपेंस कितना, असेट्स अगर मैंने परचेज किए तो कितना मैंने आउटफ्लो किया असेट में, ओवरऑल मैंने इंटरेस्ट पे किया कैश में तो कितना आउटफ्लो किया, मुझे अगर इनकम मिला कैश में तो मुझे कितना इनफ्लो हुआ। इन सबका अगर मैं समरी बना के अलग 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 क्लासिफाई करके दिखाऊंगा तो वो हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें सारे कैश के ट्रांजैक्शंस को 3 अलग अलग कैटेगरी में दिखाना पड़ता है। देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज। जितने भी हमारे कैश के ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं हमारे कैश अकाउंट बैंक अकाउंट में, उनको हमें 3 अलग अलग कैटेगरीज में दिखाना है समराइज करके। उसमें से पहली कैटेगरी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब यह होता है कि आपका जो मेन बिजनेस चल रहा है, मेन बिजनेस, मेन ऑपरेशन जो आपका चल रहा है वो क्या है? आपका गुड्स खरीदने बेचने का बिजनेस है, आपका सर्विसेज देने का बिजनेस है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो आपका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, उससे जुड़ा हुआ आपका कैश का इनफ्लो कितना है या आउटफ्लो कितना है, वो हम इस एक्टिविटी में बताते हैं। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है या ये माइनस में भी हो सकता है। मतलब ये प्लस में अगर होगा तो हम बोलेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर माइनस में होगा तो हम इसको बोलेंगे नेट कैश आउटफ्लो टुवर्ड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो। दूसरे हम दिखाते हैं कैटेगरी कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब बैलेंस शीट में जब आप असेट साइड में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट असेट्स जैसे पीपीई, फिक्स्ड असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और बैलेंस शीट में ही करंट असेट्स की कैटेगरी में जो आप करंट इन्वेस्टमेंट्स दिखाते हो, उनके ऊपर आपका कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो कितना है, आपने साल भर में असेट्स के ऊपर कितना पैसा लगाया और उनमें आपको कितना इनकम या कितना कैश का इनफ्लो आया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली रिलेटेड टू योर नॉन करंट असेट्स एंड सम पोर्शन ऑफ करंट असेट्स। व्हेन आई से सम पोर्शन ऑफ करंट असेट, तो इसका मतलब यह कि करंट असेट में अगर आप जानते हो तो इन्वेंट्री आता है, पर इन्वेंट्री आपका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। डेटर्स होता है तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं शॉर्ट टर्म नेचर के, ये आपका डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग में भी जा सकता है और ये आपका इन्वेस्टिंग में भी जा सकता है। तो बाकी जो नॉन करंट असेट्स हैं जैसे फर्नीचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरीज, व्हीकल्स, आपने इनको खरीदा, बेचा, कैश आया, कैश गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की आपने इक्विटी शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट की आपने सब्सिडरी कंपनीज में, आपका कैश गया, इनसे रिलेटेड आपको आपने इनके ऊपर आपको इनकम मिला, तो ये सब चीजें आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं। और ये भी आपके या तो प्लस में होंगी या तो माइनस में होंगी, मतलब ये नेट कैश इनफ्लो भी हो सकता है, नेट कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब आपका पैसा बिजनेस में कहां से आ रहा है, पैसा बिजनेस में कहां से आ रहा है। सी बिजनेस में दो चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, हमेशा दो चीजों को समझना पड़ता है। एक होता है सोर्स ऑफ फंड, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। व्हेन आई से सोर्स ऑफ फंड, इसका मतलब पैसे की जुगाड़ कहां से लगाई, आप कहां से पैसा ला रहे हो। आप इक्विटी कैपिटल से पैसा ला रहे हो, आप प्रेफरेंस से पैसा ला रहे हो, आप डिबेंचर से पैसा ला रहे हो, आप लोन लेके पैसा ला रहे हो, आप अनसिक्योर्ड लोन लेके पैसा ला रहे हो। आप पैसे की जुगाड़ कहां से कर रहे हो, इसको कहते हैं सोर्स ऑफ फंड और इसको कहते हैं फाइनेंसिंग। आपके बिजनेस में पैसा कहां से फाइनेंस हो रहा है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब पैसा कहां से आ रहा है, जुगाड़ कौन सी है, और उस पैसे को लाने के लिए आपका कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है। जनरली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो कौन से होते हैं, जब आप शेयर कैपिटल इशू करते हो, जब आप डिबेंचर इशू करते हो, प्रेफरेंशियल इशू करते हो, लोन लेते हो। आउटफ्लोज कौन से होते हैं, जब आप लोन को रीपे करते हो, शेयर को बायबैक करते हो, प्रेफरेंशियल को रिडीम करते हो, डिबेंचर्स को रिडीम करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो डिबेंचर्स के ऊपर, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करते हो, तो ये आउटफ्लो होता है। तो ये होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने आपको बोला सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब फिर से पैसे लाने की जुगाड़, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कहां अप्लाई किया, लगाया कहां अप्लाई किया। तो आपने मशीन खरीदा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फर्नीचर खरीदा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, स्टॉक खरीदा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिपेंड करता है। तो एक होता है सोर्स, एक होता है एप्लीकेशन। तो ये भी आपका प्लस या माइनस हो सकता है। इन तीनों को जब आप नेट करते हो तो हमें मिलता है नेट कैश इनफ्लो या तो फिर आउटफ्लो। ये आपका नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है। जब आप इसमें प्लस करते हो, ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, इसमें जब आप ऐड करते हो तो आपको फाइनली मिलता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में अगर आप ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस को जोड़ दोगे तो आपको क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस मिल जाता है। ठीक है, नाउ एक और बात इंपॉर्टेंट है ध्यान देने की। जब मैं बोलता हूं कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, सो टेक्निकली मुझे लिखना चाहिए ओपनिंग कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट्स और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस। सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? अब हम उसी को समझना शुरू कर रहे हैं और मीनिंग समझना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है मैंने आपको बताया, इट इज जस्ट अ समरी ऑफ योर कैश एंड बैंक अकाउंट। बस कैश बैंक अकाउंट में बहुत सारी पोस्टिंग्स हैं, सिमिलर टाइप की चीजें हैं पर अलग अलग डेट्स पर पोस्टिंग है। हमने सिमिलर टाइप की चीजों को क्लब करके एक कैटेगरी में डाल दिया, या तो ऑपरेटिंग में डाल दिया, या तो इन्वेस्टिंग में डाल दिया, तो फाइनेंसिंग में डाल दिया। तो ऑपरेटिंग का अलग दिखेगा कैश इनफ्लो आउटफ्लो, फाइनेंसिंग का अलग दिखेगा, इन्वेस्टिंग का अलग दिखेगा। इससे बनाने से क्या फायदा, यूजर को यह दिखेगा कि कंपनी में एक्चुअली कैश का इनफ्लो आउटफ्लो अलग अलग जगह पर कितना कितना हो रहा है। कंपनी पैसे की जुगाड़ में कितना पैसा आउटफ्लो कर रही है, इनफ्लो कर रही है, इन्वेस्टमेंट में कितना आउटफ्लो इनफ्लो कर रही है, और ऑपरेशन में मेन कितना आउटफ्लो इनफ्लो कर रही है। आई मेरी बात समझ में? सो गाइस दिस इज बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ हम एक एक करके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ना शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कैश और कैश के जैसे कुछ आइटम्स, जैसे बैंक बैलेंस, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट हो गया। जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, जिसको मैं किसी भी टाइम पे चाहूं तो कैश में कन्वर्ट करवा सकता हूं। मेरा पैसा बैंक में जमा है एज अ डिपॉजिट की तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह, बट मैं उसको जब चाहूं फिक्स डिपॉजिट को हटा के अपने बैंक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में लेके आ सकता हूं। इट इज माई कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब विच इज रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ऐसा कोई भी आइटम या ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच इज रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब हेल्ड फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स एंड इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ सिक्योरिटीज परचेज किया, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज परचेज किया। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज परचेज किया मतलब मान लीजिए आपने 1 महीने के लिए परचेज किया, 1 महीने बाद वो वापस से आपका मैच्योर हो जाएगा। या म्यूचुअल फंड का नाम सुना है आपने, मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया। सर म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से कैश इक्विवेलेंट हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के रहते हैं। उनमें से एक स्कीम रहता है म्यूचुअल फंड का लिक्विड फंड्स। मैंने म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स में पैसा डाल दिया। इससे क्या होगा, लिक्विड फंड्स में पैसा डालने से मुझे रिटर्न्स तो बहुत ही कम मिलते हैं, बट मैं जिस टाइम पे चाहूं मैं अपना पैसा निकाल सकता हूं और कैश की तरह यूज कर सकता हूं। इट इज कॉल्ड लिक्विड फंड्स। तो इनको भी हम कैश इक्विवेलेंट्स बोल सकते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट्स में ऐसी चीजें आती हैं विच आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो आप कैश कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए जो भी कैश आपके पास रखते हो या कैश की तरह आप जो भी चीज अपने पास रखते हो उसको कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे वो कैश इक्विवेलेंट्स में आएंगे, पर ऐसे इन्वेस्टमेंट जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते वो कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं आएंगे। और हैज लो लेवल ऑफ रिस्क इन चेंज ऑफ मार्केट वैल्यू। और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिनमें रिस्क बहुत ही कम होता है, रिस्क बहुत ही कम होता है मतलब जिसमें फ्लक्चुएट होने के चांसेस, मतलब जिसमें मार्केट रिस्क में मतलब जो मार्केट के अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे कम होते हैं, आपका पैसा सेफ रहता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये सब कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। जनरली इन्वेस्टमेंट्स हैविंग शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ 3 months और लेस आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सपोज आपने अपने फ्रेंड को 1 हफ्ते के लिए एडवांस दिया या 1 महीने के लिए दिया, और आप जानते हो कि आप उससे जिस टाइम पे भी उससे कैश मांगोगे, इवन 1 महीने से पहले, तो आपको पैसा वापस दे देगा वो। तो आप इसको भी कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो इट इज योर कैश इक्विवेलेंट। अगर कोई चीज कैश इक्विवेलेंट है तो वो आपके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कहीं पे नहीं आएगी, वो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट बनेगा। अगर आपने किसी भी आइटम को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लिया तो आप उसको कहीं पे भी नहीं दिखाओगे इन तीनों में, आपको उसको ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का पार्ट मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने डिस्कस किया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी।
रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो भी आप सेल परचेस करते हो, डेटर से पैसा मिला, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, स्टॉक खरीदा, ये सब आपका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। इससे रिलेशन में आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे किया, आपने मेन बिजनेस के एक्सपेंसेस इनकर किए, ये सब रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। तो ये हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके नॉर्मल एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आपको कुछ फीस मिला, रॉयल्टी मिला, कमीशन मिला, आपने सप्लायर को पे किया, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब जो मैंने आपको बोला सोर्स ऑफ फंड, अभी मैंने आपको बोला ना सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, पैसे की जुगाड़ आप कहां से लगाते हो, आपके बिजनेस में पैसा कहां कहां से लाया गया है, ठीक है ना। एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कैपिटल एंड बोरोइंग्स, बोरोइंग की स्पेलिंग गलत है, BOO होगा। तो ऐसा कोई भी आइटम जो आपके कैपिटल से रिलेटेड है या फिर आपके बोरोइंग से रिलेटेड है, कैपिटल से मतलब इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, उनके ऊपर का डिविडेंड, बोरिंग मतलब डिबेंचर्स, लोन्स, उनके ऊपर का इंटरेस्ट। तो इशू एंड बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, बैंक लोन्स, डिविडेंड पेड, ये सब चीजें, ये सब आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो भी आइटम्स आपके नॉन करंट असेट से रिलेटेड है, जनरली नॉन करंट असेट से रिलेटेड है। Outflows to acquire resources such as assets for generating future cash flows and incomes. आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर में अर्न करने के लिए, आप मशीन खरीद रहे हो क्योंकि आपको फ्यूचर में इनकम होगा, आप सेल करोगे, गुड्स प्रोड्यूस करोगे और गुड्स को सेल करोगे, फ्यूचर में इनकम होगा। तो ये होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके एग्जांपल्स परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, शेयर्स, इनकम फ्रॉम अबव शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड डिविडेंड इनकम। तो ये हो गई आपकी 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हो सकता है वो इजी क्वेश्चन ये दे दें, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को ना बोल के, हो सकता है वो आपको कई सारे आइटम्स देंगे और आपको वो बोलेंगे पहचानिए इनमें से कौन से आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हैं, कौन से फाइनेंसिंग के हैं, कौन से इन्वेस्टिंग के हैं, कौन से आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के हैं। आपको आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बल्कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपके मार्क्स आपको गेन करने में बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। अच्छा, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 1 मिनट। अब इसमें जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। सर क्यों? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। क्या होगा, साल भर में आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम एक आध बार शेयर इशू कर लिया, शेयर बायबैक कर लिया, रिडीम कर लिया, या लोन ले लिया, लोन रीपे कर दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दिया। ऐसे आइटम्स कितने होंगे? ज्यादा नहीं होंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, साल भर में आपने कुछ असेट्स परचेज कर ली, कुछ असेट्स सेल कर ली, कितने आइटम्स होंगे? 10-15 आइटम्स होंगे। बट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है वो तो आपकी रोज की एक्टिविटी है। सेल्स तो आप रोज करते हो, इनकम तो आपको रोज होगी, खर्चे तो आप डेली के रोज करते हो। साल में 365 डेज होते, तो 365 डेज में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। तो हमें ये बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आसानी से बन जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने के लिए AS3 कहता है 2 तरीके होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। मैं आपको समझाऊंगा कि ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो 2 मेथड्स होते हैं, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड किस तरीके से ऑपरेट करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सी, मुझे पहचानना, मुझे चाहिए कैश के आइटम्स, मुझे चाहिए कैश आइटम्स, ठीक है ना। मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है? आई वॉन्ट कैश आइटम्स, और वो भी ऑपरेटिंग नेचर के कैश आइटम्स। मुझे चाहिए कैश आइटम्स, वो भी ऑपरेटिंग नेचर के कैश आइटम्स, तो मैं उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रख दूंगा, ठीक है ना। अब 2 तरीके क्या हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। पहला डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड कहता है
आप डायरेक्टली एक एक आइटम को चुन चुन के निकालो कि कौन सा आइटम कैश का है और वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं। चुन चुन के आप निकालो और डालते जाओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बॉक्स में डालते जाओ। आपने देखा सेल, हाँ यार ये तो ऑपरेटिंग है, पर सेल तो दो टाइप की है, एक क्रेडिट सेल है एक कैश सेल है। तो क्रेडिट सेल तो कैश का आइटम है ही नहीं, कैश सेल कैश का आइटम है, डाल दिया। फिर आपने देखा आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुआ, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कैश में हुआ, हाँ कैश का आइटम तो है पर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो दूसरी जगह जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो आपने इसको छोड़ दिया। आप एक एक आइटम को इंडिविजुअली सिलेक्ट करते हो, पिक करते हो, और डायरेक्ट मेथड कहता है कि उसको बस आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बॉक्स में डालते जाओ। इट इज लाइक यू समझो कि आप पुलिस वाले हो, ठीक है ना, आप पुलिस वाले हो, पुलिस की नौकरी करते हो और आपको चोर पकड़ना है, ठीक है ना, आपको चोर पकड़ना है। अब चोर मतलब कैश आइटम, चोर मतलब कैश का आइटम, चोर मतलब कैश का आइटम, मतलब आपको किसी चोर को पकड़ना है, ठीक है ना। अब चोर भी बहुत सारे हैं, मतलब आपको जेल में बंद करना है। यहां पर जेल है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जेल है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मान लीजिए आपकी 3 अलग अलग जगह पर जेल है, एक है आपकी तिहाड़ जेल, ठीक है ना, एक है आपकी यरवड़ा जेल, और तीसरी जेल में तीसरी कोई भी XYZ जेल, ठीक है ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी नाम, XYZ जेल। आपकी 3 जेल है। आपको तिहाड़ जेल में उन्हीं चोरों को डालना है जो बड़ा काम, बड़ा चोरी करते हैं। जो छोटे मोटे चोर हैं वो आपके बाकी 2 जेल में जाएंगे, यरवड़ा में और दूसरी XYZ वाली जेल में। सर क्या बोलना चाह रहे हो आप, थोड़ा सा समझाओ अच्छे से, ये चोर चोर खेल रहे हो आप। See guys, understand my point. I want to say कि कैश आइटम मतलब मुझे जेल में डालना है। अब जेल तो मेरे पास 3 है, या तो ऑपरेटिंग वाली जेल में डालूं, या तो फाइनेंस वाली जेल में डालूं, या तो इन्वेस्टिंग वाली जेल में डालूं। मुझे ऑपरेटिंग वाली जेल में उसी चोर को डालना है जो ऑपरेटिंग नेचर वाला हो, मतलब जिसने कोई स्पेसिफिक चोरी की है, जिसने बड़ा चोरी किया है, जो बड़ा डाकू है, ठीक है ना। जो छोटे मोटे चोर हैं मैं उनको बाकी 2 जेल में डालूंगा। जैसे मैंने पिक किया आइटम कैश सेल, हाँ ये तो बड़ा चोर है, इसको डालो तिहाड़ में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ये चोर तो है क्योंकि कैश में आया, कैश में मतलब चोर तो है, पर क्या ये तिहाड़ जेल में जाएगा? नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट वाला है, मतलब ये तो बाकी जेल में जाएगा। डेप्रिसिएशन, नहीं, ये तो चोरी नहीं है। क्यों चोर नहीं है? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, तो मैं उसको पकड़ूंगा ही नहीं। तो कहने का मतलब मुझे ऐसे आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है जो सिर्फ कैश के आइटम्स हो और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो, उनको उठाऊंगा और उनको जेल में बंद कर दूंगा। इट इज लाइक दैट। आई मेरी बात समझ में? इट इज एज गुड एज पिकिंग अप द स्पेसिफिक कैश आइटम्स विच आर रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इट इज योर डायरेक्ट मेथड। क्या बोलता है? मेजर क्लास ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर डायरेक्टली टेकन इनटू कंसीडरेशन। आइडेंटिफाई ऑल कैश कलेक्शंस एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको सारे के सारे कैश के कलेक्शंस और कैश के पेमेंट देखने हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे। ऐसे कैश के कलेक्शंस और पेमेंट्स जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होंगे तो वो आपके दूसरी जेल में जाएंगे, मतलब आपके फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग वाली जेल में जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? इट इज योर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बहुत आसान होता है, सीरियसली बहुत आसान होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड? अब इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है? मान लीजिए मार्केट में चोर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे चोर हैं और बहुत सारे नॉन चोर भी हैं, जो चोर नहीं है, जो अच्छे लोग हैं, पर समझ में नहीं आ रहा किसको पकड़े किसको नहीं पकड़े। तो हमने क्या किया? हमने सबको पकड़ लिया और सबको जेल में डाल दिया।
चाहे तुम चोर हो चाहे तुम चोर नहीं हो, चाहे तुमने कोई कांड किया है चाहे तुमने कोई कांड नहीं किया है, चाहे तुम अच्छे आदमी हो चाहे बुरे आदमी हो, हमने सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। और कौन सी जेल में डाल दिया? हमने डाल दिया तिहाड़ जेल में, मतलब इस वाली जेल में। हमने सबको पकड़ के डाल दिया तिहाड़ जेल में, डाल दिया। अब सबको हमने डंडों से मारा, सबका हमने 3rd डिग्री ऑपरेशन किया, एक एक ने मुंह खोलना शुरू किया। हमें मालूम पड़ता गया कौन अच्छा आदमी है कौन बुरा आदमी है। जो जो अच्छे आदमी है उनको जेल से बाहर निकाला, जैसे डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम। अच्छा आदमी मतलब नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन। हमें मालूम पड़ा अच्छा ये डेप्रिसिएशन, अरे ये इसको जेल में बंद कर दिया, इसको बाहर निकालो। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ? तो इनडायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? इनडायरेक्ट मेथड बोलता है कि आप सारे आइटम्स को पहले डाल दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, उसमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा आइटम नॉन कैश है, उसको निकालो बाहर। और दूसरा ये भी आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा आइटम कैश का तो है बट तिहाड़ जेल में नहीं होना चाहिए, मतलब वो छोटा मोटा चोर है तो उसको दूसरी जेल में भेज दो। जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो आपको है वो चोर तो है पर वो इस जेल में नहीं होना चाहिए, तो इस जेल से निकाल के दूसरी जेल में डाल दो। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, अब ये भी चोर तो है क्योंकि आपने कैश में पे किया, पर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला चोर है, तो इसको ऑपरेटिंग से निकाल के फाइनेंसिंग में डाल दो। तो इनडायरेक्ट मेथड कहता है कि आप पहले पूरा सबको पकड़ के जेल में डालो और उसमें से 2 लोगों को बाहर निकालो। पहला नॉन कैश आइटम्स को बाहर निकालो, दूसरा ऐसे कैश आइटम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, उनको निकाल के आप दूसरी जेल में डाल दो, मतलब फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में डाल दो। अब सर आप इसको अच्छे से और दूसरी तरीके से एलिबरेट करो। जब मैं बोलता हूं कि मैंने सबको ले लिया जेल में, दैट मींस मैं यहां पर जब इनडायरेक्ट एक्टिविटी की बात करूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा अपना सॉल्यूशन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? अब आपको ये तो पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका, मान लीजिए ये आपका P&L अकाउंट है, यहां आपके इनकम्स हैं, यहां आपके एक्सपेंसेस हैं और यहां आपका आया नेट प्रॉफिट। आप शुरुआत करोगे अपने सॉल्यूशन की इस नेट प्रॉफिट से। ये जो आपका नेट प्रॉफिट आया है, ये नेट प्रॉफिट कैसे आया है? आपने सारे इनकम्स को प्लस किया, सारे एक्सपेंस को माइनस किया। जब आपने सारे इनकम को प्लस किया तो उसमें ऑपरेटिंग इनकम, इन्वेस्टमेंट वाली इनकम दोनों होंगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली इनकम सेल परचेस, सेल वगैरह, रेवेन्यूज वगैरह, और इन्वेस्टमेंट वाली इनकम इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम सभी होंगी। जब आपने सारे एक्सपेंसेस माइनस किए तो सारे एक्सपेंस मतलब ऑपरेटिंग रिलेटेड, इन्वेस्टिंग रिलेटेड और फाइनेंसिंग रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस माइनस हो गए, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो आपने जो नेट प्रॉफिट लिया और आपके यहां पर नॉन कैश आइटम्स भी माइनस हो गए होंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह, तो जो आपका नेट प्रॉफिट आया है वो नेट प्रॉफिट सारे नॉन कैश, कैश, सारे फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए निकाला गया है, क्योंकि आप तो अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हो P&L बनाते वक्त। तो स्टार्ट करो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो उसमें टैक्स ऐड बैक कर लो तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप टैक्स ऐड बैक करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या करोगे? आप वो सारे आइटम्स जो नॉन कैश के आइटम्स है उनको एलिमिनेट करोगे। तो देखो स्टेप 1 हो गया, आपको नेट प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स। अब आपको स्टेप 2 एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है? नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशंस, प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्सेस वगैरह वगैरह। ये नॉन कैश आइटम्स को आप हटाओगे क्योंकि ये बेचारे चोर नहीं है, ये नॉन चोर है। स्टेप नंबर 3, एलिमिनेट नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब ऐसे आइटम्स जो चोर तो हैं बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बाहर निकल के दूसरी जेल में जाने चाहिए, जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के रिलेटेड आइटम्स हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू डिबेंचर्स। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो आइटम्स है उनको भी एलिमिनेट करो। तो 2 आपने आइटम्स एलिमिनेट किए। आई मेरी बात समझ में? तो ये आज आपने एलिमिनेट कर दिए। और एक लास्ट स्टेप होती है जहां पर आपको वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को कंसीडर करना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का मतलब होता है ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स, इन दोनों के डिफरेंसेस को आपको चेक करना है कि आपका ओपनिंग डेटर्स कितना था, क्लोजिंग डेटर्स कितना था। आपने ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स का डिफरेंस निकाला और आपने उसमें वो लिख दिया।
अब आप पूछोगे सर हमने ऐसा क्यों किया? सी, जब आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सटीक दूंगा, उससे रिगार्डिंग आपको मैं बता दूंगा कि ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। सी, आप जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रहे हो तो आपने ध्यान दिया कि आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां से लिया? आपने P&L से आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया। अब जब आप, व्हेन आई से P&L, तो P&L मींस ट्रेडिंग P&L। तो जब आप P&L बना रहे होगे तो P&L में आपने यहां क्या लिखा होगा? सेल्स। और सेल्स तो आपका कैश सेल्स हुआ होगा और क्रेडिट सेल हुआ होगा। कैश सेल तो ठीक है, पर क्रेडिट सेल हमारा कैश का आइटम थोड़ी है यार। सोचो, क्रेडिट सेल हमारा कैश का आइटम है क्या? नहीं। पर जैसे ही मैंने नेट प्रॉफिट ले लिया तो इनडायरेक्टली मैंने क्रेडिट सेल को भी कंसीडर कर लिया। इनडायरेक्टली मैंने यहां पर जब परचेज लिया तो कैश परचेज को तो ठीक लिया, पर मैंने क्रेडिट परचेज को भी ले लिया। क्या मैंने क्रेडिट परचेज को लिया सही किया? क्या मैंने क्रेडिट सेल को लिया सही किया? यार ये तो क्रेडिट वाले आइटम है, तो कैश वाले आइटम ही नहीं है, मैंने तो सही नहीं किया। ये तो नेट प्रॉफिट में मैंने क्रेडिट वाले आइटम को ले लिया। बट अगर मैंने क्रेडिट सेल को लिया तो सोचो, क्रेडिट सेल से रिलेटेड होता है आपका डेटर। अब आप डेटर के अकाउंट को ध्यान से देखोगे तो मोटा मोटी डेटर के अकाउंट में चार चीजें इंपॉर्टेंटली आती हैं। क्या? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल और कलेक्शन। कायदे से मुझे लेना चाहिए कलेक्शन को, पर मैंने ले लिया क्रेडिट सेल को। तो देखो हो क्या रहा है, अगर मैंने क्रेडिट सेल ले लिया मतलब मैंने नेट प्रॉफिट ले लिया, मतलब मैंने क्रेडिट सेल ले लिया। तो अगर मैंने क्रेडिट सेल ले लिया और अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग को भी ले लूं तो टेक्निकली मैंने तीनों को ले लिया। और अगर मैंने तीनों को ले लिया तो इन तीनों का जो नेट आएगा वो नेट तो कलेक्शन ही तो होगा। फिर से बोल रहा हूं, आपने क्या किया? नेट प्रॉफिट लिया जब इनडायरेक्ट मेथड में, तो आपने कहीं ना कहीं क्रेडिट सेल को कंसीडर कर लिया, जो आइटम कैश का आइटम होना ही नहीं चाहिए। पर फिर आप क्या कर रहे हो? आप क्रेडिट सेल के अलावा आप ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स का डिफरेंस ले रहे हो, और वो भी आप यहां पर एडजस्ट कर रहे हो। देखो स्टेप नंबर 4, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट का ओपनिंग बैलेंस, करंट असेट का क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों का डिफरेंस। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा, अगर तुम डेटर का क्रेडिट सेल ले चुके हो और ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस भी ले रहे हो तो टेक्निकली तुमने तीनों आइटम ले लिए। और अगर तुमने तीनों आइटम ले लिए तो टेक्निकली तुमने क्या ले लिया? कलेक्शन। ये रीजन है कि हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस लेते हैं। वैसे ही सोचो, तुम जब क्रेडिटर बनाते हो अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिटर का एक ओपनिंग बैलेंस होता है, एक क्लोजिंग बैलेंस होता है और एक क्रेडिट परचेज होता है। तुमने जब नेट प्रॉफिट लिया तो तुमने टेक्निकली परचेज का अमाउंट ले लिया, क्रेडिट परचेज का अमाउंट ले लिया। नेट प्रॉफिट में तुमने क्रेडिट परचेज का अमाउंट ले लिया। अब तुम्हें लेना चाहिए था एक्चुअली सिर्फ पेमेंट का अमाउंट, पेमेंट टू क्रेडिटर, पर तुमने ये तो नहीं लिया। इससे क्या हुआ? तुम्हारा तो गड़बड़ हो गया। फिर तुमने क्या किया? ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस भी एडजस्ट कर लिया इसमें। जैसे ही तुम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस क्रेडिट परचेज में एडजस्ट करोगे तो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या आएगा? पेमेंट टू क्रेडिटर बेसिकली। सो क्या होता है, जब हम नेट प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं ना, तो कई सारे आइटम्स जो हमें नहीं लेने चाहिए वो भी हमने कहीं ना कहीं ले लिए होंगे, बट वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही है। तो जब हम उन आइटम्स में स्टेप नंबर 4 को कंसीडर कर लेंगे, वर्किंग कैपिटल का उनमें अगर एडजस्ट कर लेंगे तो अपने आप वो आइटम्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को कंसीडर करते हैं। हम ये बोलते हैं कि क्लोजिंग करंट एसेट कितना था, ओपनिंग करंट एसेट कितना था, दोनों का जो डिफरेंस होगा हम वो ले लेंगे। अब डिफरेंस को कैसे ट्रीट करना है? करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब डेटर्स की बात करते हैं या क्रेडिटर्स की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 80 रुपए। क्रेडिटर्स गिर रहे हैं, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स गिर रहे हैं। अगर क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स गिर रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा, और अगर मैंने पेमेंट किया होगा तो इसका मतलब आउटफ्लो। तो सी दिस, करंट लायबिलिटी जब गिरेगा, ये आपको दिख रहा है एरो, करंट लायबिलिटी जब गिरेगा तो मैं डिडक्ट करूंगा,
क्यों? करंट लायबिलिटी गिर रहा है, क्रेडिटर कम हो रहा है, तो मैं उसको डिडक्ट करूंगा। इसका जस्ट उल्टा, आपको कोई भी एक याद रखना है। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूं कि मैं इसको याद रखूं, ये सबसे इजीएस्ट होता है। करंट लायबिलिटी गिरा मतलब कम हुआ तो डिडक्ट, समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट लायबिलिटी गिरा मतलब लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी कम हुई तो मतलब हमने पे की होगी, पे की होगी तो आउटफ्लो, आउटफ्लो तो डिडक्ट, ठीक है। और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो इसका उल्टा ऐड। अब जो भी आप ट्रीटमेंट करंट लायबिलिटी में कर रहे हो उसका जस्ट उल्टा आप करंट असेट में करोगे। मतलब करंट लायबिलिटी गिर रही थी तो आपने डिडक्ट किया, करंट असेट गिर रहा है तो आपने ऐड किया, एंड करंट असेट अगर बढ़ रहा है तो आपने वाइसा वर्सा डिडक्ट किया। तो कुल मिला के आपको वर्किंग कैपिटल के चेंजेस इस तरीके से समझने पड़ेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ ये याद रखो, बाकी आपको सबको अपोजिट करना है। करंट लायबिलिटी गिर रहा है तो डिडक्ट करेंगे, लॉजिक क्या है? लायबिलिटी कम हो रही है तो पे करेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ऐड करेंगे, करंट असेट गिरेगी तो ऐड करेंगे, करंट असेट बढ़ेगी तो डिडक्ट करेंगे। आई बात समझ में? तो जब आप इन चारों स्टेप्स को जब अप्लाई करते हो तो आपका इनडायरेक्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 4 का रिलेवेंस क्या है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का रिलेवेंस क्या है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी समझ लो। सर अगर हमारे पास कुछ फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज हैं, उनका क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, आपको उसके लिए लगाना पड़ेगा एक्सचेंज रेट। सर हम किस दिन का एक्सचेंज रेट लगाएंगे? एक्सचेंज रेट लगाओगे जिस दिन आपका वो कैश का आउटफ्लो हुआ था या फिर कैश का इनफ्लो हुआ था, मतलब स्पॉट रेट। आप जिस दिन कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो कर रहे हो, स्पॉट रेट के अकॉर्डिंग आप एक्सचेंज रेट लोगे, ठीक है। कंपनीज हैविंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज एज मेन एक्टिविटी। हाँ सर, आपने बोला कि 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। पर जैसे सर मान लीजिए बैंक है, बैंक का तो मेन काम ही फाइनेंसिंग करने का होता है। तो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनबीएफसी कंपनीज होती हैं, सर इनको क्या मानना चाहिए? इनके लिए लोन लेना, लोन देना क्या होना चाहिए बेटा? इनके लिए लोन देना, लोन लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो हम जब फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात करते हैं, मतलब ऐसी कंपनीज जो एक्चुअली जिनका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, तो उनके लिए ये जो डिविडेंड पेड और रिसीव्ड होगा और जो इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड होगा, ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी माने जाएंगे। जैसे बैंक की बात करें तो बैंक को अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक के लिए इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। बैंक जब इंटरेस्ट पे करेगी तो उसके लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होगा, उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। अंडरस्टूड गाइस? टैक्सेस ऑन इनकम, इसके बारे में बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। जनरली जो आपका इनकम टैक्स लगता है वो आपका मेन बिजनेस के इनकम पे लगता है, तो इसीलिए इनकम टैक्स को हमेशा आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में दिखाना है। बट अगर आपका टैक्स किसी स्पेसिफिक आइटम पे है, जैसे कैपिटल गेन, अब कैपिटल गेन किस पे लगता है? कैपिटल गेन लगता है कैपिटल असेट को बेचने पर। कैपिटल असेट मतलब आपने इन्वेस्टमेंट बेचा, आपने असेट बेचा, तो अगर आपका कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है तो वो कैपिटल गेन टैक्स आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ सकता है। तो जनरली इनकम टैक्स आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रहेगा, बट अगर कोई इनकम टैक्स आपने पे किया है किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, जैसे आपने डिविडेंड के ऊपर डीडीटी पे कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, हालांकि अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं मिलेगा आपको, बट फिर भी आपने डिविडेंड पे किया, आपने उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाला। डिविडेंड पे किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्यों डाला? क्योंकि आपने डिविडेंड पे किया अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर कैपिटल के ऊपर। शेयर कैपिटल क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपने डिविडेंड पे किया शेयर होल्डर्स को, तो आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल दिया। उसके ऊपर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया, तो वो भी आप कहां डालोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। पर जनरली इनकम टैक्स अगर आप नॉर्मली पे कर रहे हो तो आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालोगे, पर अगर आपका कोई कैपिटल गेन टैक्स पे किया तो आप उसको हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल दो, ठीक है। इसके अलावा एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस यूनिट, सब्सिडरी, अगर आपने कोई सब्सिडरी एक्वायर किया, ज्वाइंट वेंचर एक्वायर किया या फिर आपने बेचा, तो ये सब चीजें आप कहां डालोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालोगे। आई बता बात समझ में? सो ये एक बेसिक्स था जो आपको एक मैंने चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है।